हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, जिसका नाम है कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं व्हाट इज़ कंसिडरेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लॉ की लैंग्वेज में देख लेते हैं, फिर हम इसको हमारी लैंग्वेज में समझेंगे। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? प्रोमिसर की इच्छा से यदि प्रोमिसी या फिर उसका कोई ऑथोराइज पर्सन। अब यहाँ पे 3 लाइन आएगी जिसको आप 3 पॉइंट्स में लिखिएगा। सबसे पहली लाइन है हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब है प्रोमिसी ने पास्ट में कुछ किया हुआ हो तो ये कहलाएगी पास्ट कंसिडरेशन। सेकंड आता है डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब प्रोमिसी प्रेजेंट में कुछ कर रहा है तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन कहलाएगी। थर्ड आता है प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका मतलब प्रोमिसी फ्यूचर में कुछ करने का वादा कर रहा है। तो सच एन एक्ट, एब्सिस्टेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन फॉर द अदर प्रोमिस। तो लॉ के अंदर कंसिडरेशन की ये कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन दी हुई है। मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिख कर आना है तो इसको पॉइंट्स में नहीं लिखना, इसको पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है। तो अब हम इसको हमारी भाषा में समझते हैं। कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में कुछ मिलना। तो सर ये डेफिनेशन में पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है? तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। विनोद ने राहुल को कार सेल करी, जिसके बदले में विनोद को राहुल से 10 लाख रुपए पहले ही मिल गए थे। मतलब कि राहुल ने कार खरीदने से पहले ही विनोद को पैसे दे दिए थे, तो विनोद को अपनी कार के बदले में कंसिडरेशन पहले ही मिल चुकी, तो ये कहलाएगी पास्ट कंसिडरेशन। लेकिन वहीं पे अगर राहुल ने पहले पैसे नहीं दिए होते, बल्कि जैसे ही विनोद राहुल को कार सेल करता है, हैंड टू हैंड राहुल 10 लाख रुपए उसको निकाल करके दे देता है, तो ये होती है प्रेजेंट कंसिडरेशन, क्योंकि उसने हैंड टू हैंड विनोद को पैसे दे दिए। लेकिन अगर इसी की जगह राहुल विनोद से कहता कि ठीक है भाई, कार तो तूने मुझे बेच दी, लेकिन अब इसके पैसे मैं तुझे 1 महीने बाद दूंगा, तो ये कहलाती है फ्यूचर कंसिडरेशन, क्योंकि विनोद को उसकी कार के बदले कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलेगी। आई होप आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन के साथ। इसके अंदर पहला आता है कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिसर। इसका मतलब क्या है? कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर की इच्छा से दी जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम ने श्याम को प्रोमिस किया फॉर सेल ऑफ कार। तो यहाँ पे राम कौन हुआ? प्रोमिसर, और श्याम हुआ प्रोमिसी। तो जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ राम की इच्छा से, यानी कि प्रोमिसर की इच्छा से ही दी जाएगी। अगर राम चाहता है कि बदले में उसको कुछ मिले, तो श्याम को बदले में उसको कुछ देना पड़ेगा। ये श्याम डिसाइड नहीं करेगा कि बदले में मुझे राम को कुछ देना है या नहीं देना। मतलब कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर, यानी कि प्रोमिसर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि प्रोमिसी या फिर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर। इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए हम एक केस लॉ देखते हैं, जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इसके अंदर क्या होता है? कलेक्टर जो है वो दुर्गा प्रसाद नाम के कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर देता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स यानी कि दुकानें, और इसके बदले में साथ ही वो उसको प्रॉमिस भी करता है कि मैं तुझे इस काम के बदले 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो कलेक्टर कौन हुआ यहाँ पे? प्रोमिसर, और दुर्गा प्रसाद हुआ यहाँ पे प्रोमिसी। तभी शॉपकीपर्स एंड दुर्गा प्रसाद के बीच में कुछ बातचीत होती है शॉप्स के अलॉटमेंट को लेकर, और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कुछ कमीशन पे करने का दुर्गा प्रसाद को फॉर अलॉटमेंट ऑफ शॉप्स। तो दुर्गा प्रसाद एग्री भी कर लेता है उस कमीशन को। उसके बाद सभी शॉपकीपर्स दुर्गा प्रसाद को कमीशन दे देते हैं, लेकिन उनमें से एक शॉपकीपर जिसका नाम होता है बलदेव, वो कमीशन देने से मना कर देता है। तो उस बात को लेकर दुर्गा प्रसाद जो है वो बलदेव पे केस कर देता है, लेकिन वो केस हार जाता है, और कोर्ट कहती है कि भाई कंसिडरेशन जो है वो सिर्फ कलेक्टर दे सकता है तुम्हें, क्योंकि कलेक्टर ही प्रोमिसर था और प्रोमिसर की इच्छा पे ही कंसिडरेशन दी जाती है। बलदेव तो इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ही नहीं था, तो बलदेव तुम्हें कंसिडरेशन नहीं दे सकता। बलदेव तो यहाँ पे थर्ड पार्टी था। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय प्रोमिसी हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी के द्वारा भी दी जा सकती है, या फिर प्रोमिसी का कोई ऑथोराइज पर्सन हुआ उसके द्वारा भी दी जा सकती है, या फिर कोई भी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमिसी कंसिडरेशन पे कर सकता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो। जैसे आप स्कूल जाते हैं और स्कूल जो है आपको प्रॉमिस करता है एजुकेशन के लिए, और आप बदले में उसको प्रॉमिस करते हैं फीस के लिए। तो यहाँ पर प्रोमिसर तो हुआ स्कूल और प्रोमिसी हुए आप, लेकिन
पेमेंट जो फीस का पेमेंट होता है वो आपके बिहाफ पर आपके पापा करते हैं। तो प्रोमिसी तो थे आप, लेकिन पेमेंट आपके बिहाफ पर आपके पापा ने करा। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि कंसिडरेशन प्रोमिसी के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा भी दिया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड एक केस लो देखते हैं जिसका नाम है चिनैया वर्सेस रमैया। अब इसके अंदर एक ओल्ड लेडी होती है जो कि बस मरने वाली होती है। वो अपनी डॉटर रमैया से वादा करती है फॉर गिफ्ट ऑफ हाउस, लेकिन वो इसके साथ एक कंडीशन भी लगाती है कि वो उसको हाउस गिफ्ट तो दे देगी, लेकिन बदले में रमैया को यानी कि उसकी डॉटर को जो चिनैया है, जो कि एक्चुअली में उस ओल्ड लेडी की बहन होती है चिनैया, तो उस चिनैया को अगर तुम 5,000 रुपये हर साल भेजाओगी तो मैं तुम्हें हाउस गिफ्ट कर दूंगी। तो रमैया उस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए उसी दिन सेम डे चिनैया जो कि बहन होती है ओल्ड लेडी की, उसको जो है प्रॉमिस करती है टू पे 5,000 पर एनम। तो यहाँ पर प्रोमिसर कौन हुआ? रमैया प्रोमिसर हुई, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया चिनैया को, तो चिनैया जो है प्रोमिसी हुई। तो जैसे ही रमैया ने कंडीशन को एक्सेप्ट करा तो जो ओल्ड लेडी है उसने रमैया को जो हाउस है वो गिफ्ट कर दिया। अब जो रमैया है उसने कुछ टाइम तक तो चिनैया को 5,000 रुपये हर साल भिजाए, लेकिन कुछ टाइम बाद 5,000 रुपये भेजने बंद कर दिए। तो चिनैया वापस जाती है रमैया के पास और वो बोलती है कि तुमने मेरे को 5,000 रुपये भेजना बंद क्यों कर दिए। तो रमैया उसे कहती है कि भाई मैं किस बात के 5,000 रुपये तुझे दूँ, बदले में तूने मुझे कंसिडरेशन में दिया क्या। तो इस बात को लेकर चिनैया रमैया के ऊपर केस कर देती है और वो केस जीत भी जाती है। और कोर्ट कहती है कि चिनैया यहाँ पर थी प्रोमिसी, और प्रोमिसी के बिहाफ पर यानी कि चिनैया के बिहाफ पर उस ओल्ड लेडी ने रमैया को हाउस गिफ्ट में दिया था। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो रमैया को हर साल 5,000 रुपये चिनैया को देने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए ने बी को प्रॉमिस किया 1 लाख रुपए देने का। अगर बी उसको कोई ट्रेजर ढूंढ करके दे देता है मैजिक से, यानी कि जादू से कोई खजाना ढूंढ करके दे देता है, सिंपल से ऐसे समझ लीजिए। तो ये सब इमेजिनेशन के लिए बातें होती है, ये सब रियल नहीं होती बातें। तो ये जो कंसिडरेशन है वो रियल नहीं कहलाएगी, इल्यूजरी कहलाएगी। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए ने बी को प्रॉमिस किया 1 लाख रुपए देने का यदि वो सी को मार दे तो यहाँ पर भी कंसिडरेशन जो है इलीगल हो गई। तो कंसिडरेशन जो लॉफुल होनी चाहिए तभी वो एक वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगी। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ड्यूटी। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए जो है एक व्यापारी होता है जिसके गुड्स चोरी हो गए होते हैं, और बी होता है एक पुलिस ऑफिसर। तो ए बी से रिक्वेस्ट करता है टू फाइंड द गुड्स। तो बी इसके बदले में ए से कोई कंसिडरेशन नहीं ले सकता, क्योंकि बी की वो ड्यूटी है कि वो ए के गुड्स उसको ढूंढ करके वापस दे, क्योंकि बी एक पुलिसमैन है। तो ये हो गया कंसिडरेशन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ड्यूटी। यहाँ पे वो बी की ड्यूटी थी कि वो उसको ढूंढ करके ए के गुड्स उसको ढूंढ करके वापस दे। अब इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए जो है एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसको तैरना नहीं आता है, तो वो पहुंच जाता है स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल में वहाँ एक आदमी खड़ा रहता है बी, जो कि होता है लाइफ गार्ड, जो भी उस स्विमिंग पूल में डूब रहा होता है। तो उसको ड्यूटी होती है वो उसको बचाए। ए को तैरना आता नहीं और ए जो है स्विमिंग पूल में छलांग मार देता है। तो यहाँ पर बी की ड्यूटी बनती है कि वो ए की जान बचाए बिना कंसिडरेशन लिए। तो ये होता है कंसिडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ड्यूटी। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है कंसिडरेशन मे बी ऑफ इनएडिक्वेट वैल्यू। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब हुआ इनसफिशिएंट कंसिडरेशन। तो ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जो होती है ये वैलिड मानी जाती है, क्योंकि समथिंग इन रिटर्न इज एसेंशियल बट नॉट द इक्वल इन रिटर्न इज एसेंशियल। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए जो है बी को ऑफर करता है अपना मकान बेचने के लिए, जिसकी कीमत होती है 10 लाख रुपए, और ए और बी के बीच में कुछ बातचीत होती है और ए एग्री कर देता है अपने हाउस को 50,000 में बेचने के लिए, जो कि 10 लाख की कीमत का था। तो क्या ये कंसिडरेशन वैलिड कहलाएगी, क्योंकि 10 लाख के हाउस के बदले सिर्फ 50,000 रुपये की कंसिडरेशन मिल रही है। तो जो है कंसिडरेशन की वैल्यू जो है इक्वल नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, इनसफिशिएंट है। तो क्या ये कंसिडरेशन वैलिड कहलाएगी? यस, ये कंसिडरेशन 100% वैलिड कहलाएगी, क्योंकि समथिंग इन रिटर्न इज एसेंशियल
बट नॉट द इक्वल इन रिटर्न इज एसेंशियल। कुछ बदले में मिलना जरूरी है, बराबर का मिलना जरूरी नहीं है। हिंदी में बोले तो ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर ए को अपने हाउस के बदले में 50,000 रुपये की कंसिडरेशन मिली। हालांकि वो सफिशिएंट नहीं थी, लेकिन फिर भी कंसिडरेशन जो है वैलिड कहलाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बदले में ए को मिल गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन के क्या टाइप्स होते हैं? प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन के साथ क्लियर कर दिए थे। किसी को समझ में नहीं आए हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।